हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। क्या दोस्तों, आप भी 2026 में एक सरकारी नौकरी देखने का सपना देख रहे हैं? तो दोस्तों आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और इससे बेहतर नोट्स, हिस्ट्री के इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होने वाले नोट्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वापस। सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम वैदिक सभ्यता के नोट्स करने जा रहे हैं। तो मैं बता दूँ आपको ये नोट्स किसके जो मिश्रण से बनाए गए। तो ये है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी भारतीय इतिहास है इसके, और एक ये जो गणपत राजपुरोहित सर है, इनको सहारा बना करके ये नोट्स तैयार किए गए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिल सके। आपको बता दूं मैं पहले कि ये नोट्स है किस लेवल के। तो ये शिक्षक भर्ती, रेट, फर्स्ट लेवल, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी तक, मतलब सभी एग्जाम क्लियर होने के लिए ये महत्वपूर्ण नोट्स है। और दोस्तों अगर आप कोई कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता का सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड ग्रेड में मुख्य रूप से ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सामाजिक और धार्मिक जीवन है वैदिक सभ्यता। सामाजिक और धार्मिक जीवन इस प्रकार से ये टॉपिक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब हम क्या पढ़ने वाले इसमें वो देखते हैं मुख्य रूप से। इसकी अवधारणा कंप्लीट करेंगे, जैसे देखिए परिचय देखेंगे, स्वरूप देखेंगे, इसके निर्माता, विस्तार, कालक्रम, ये सब सबसे पहले हम वैदिक सभ्यता का देखेंगे। फिर वैदिक सभ्यता का विभाजन देखेंगे, उसके बाद जानने के स्रोत, ठीक है। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 600 बीसी, ये दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो पूर्व वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों का राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन वगैरह हम कंप्लीट करेंगे। और जैसे इसको जो जानने के स्रोत हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, वो सब देखेंगे। तो आइए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और देखिए। पॉइंट नंबर 1 लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता है, इसका परिचय देखते हैं और इसका स्वरूप किस प्रकार से। अब वैदिक सभ्यता ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई एक वैदिक सभ्यता है। और सभ्यता जिसका कालक्रम मैंने बताया आपको, जैसे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा का समापन हुआ 1750 में, हमने पढ़ लिया है। हड़प्पा का जैसे समापन हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समापन हुआ, उसका पतन हुआ, उसी समय 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य वैदिक युग शुरू हुआ। और वैदिक युग है ना, ये वैदिक या फिर इसको हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसकी जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। अब इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका एक कारण है क्योंकि इसकी जो जानकारी के स्रोत है वो मुख्य रूप से वैदिक है। वो वेद है ना, हमें वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। इस कारण इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसको आर्य सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक है वो आर्य माना जाता है। आर्य लोग थे ना, उनको मतलब इसका इस सभ्यता का संस्थापक माना जाता है। लेकिन वास्तव में आर्य कोई एक जाति या फिर कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठता, यानी आर्य इस वैदिक सभ्यता को श्रेष्ठ लोगों ने बसाया था, अर्थात इसकी स्थापना श्रेष्ठ लोगों ने की। आर्य आप देख लीजिए, आर्य कोई जाति या धर्म या फिर कोई एक विशिष्ट है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। तो आर्य जो वैदिक सभ्यता की जो स्थापना है वो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम देखते हैं इसके निर्माता। अब निर्माता में देखिए मतलब ये कहाँ से आए थे। तो कुछ लोग अलग अलग विभिन्न मत है। तो कुछ लोग कहते हैं ये भारत के थे, कुछ लोग कहते हैं आर्कटिक प्रदेश से आए थे, जैसे उत्तरी ध्रुव से, और कुछ कहते हैं यूरोप से थे, और कुछ एशिया के अन्य भागों से मानते हैं, जैसे तिब्बत है, मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, किर्गिस्तान, पामीर का पठार, तुर्कमेनिस्तान और काला सागर। यहाँ सबसे ये मानते हैं कि ये लोग यहाँ से आए थे। तो इसको हम एक मैप पर देखते हैं, विश्व के मैप पर, ठीक है। यहाँ पर कैस्पियन सागर, काला सागर यूरोप है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश, मध्य एशिया, पामीर का पठार इंडिया, यानी भारत के थे। तो इस प्रकार आप मैपिंग के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस ये विभिन्न मत थे। अब आगे देखेंगे इन मतों के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आर्य भारत से आए, यानी आर्य ना ये भारत के ही थे। कुछ वैज्ञानिक है वो ये मत देते हैं कि आर्य भारत के थे। तो इसके में जो मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र थे आर्यों के वो देखते हैं। तो एक बोलते हैं कि सब सिंधु प्रदेश के थे ये। अब सब सिंधु प्रदेश है ना, इसको 7 नदियों का प्रदेश है, इसको इस कारण इसको सब सिंधु प्रदेश कहते हैं। सब सिंधु 7 नदियों का प्रदेश होने के कारण इसको सब सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इसको ऋग्वेद में देवकृत योनि कहा गया है। सब सिंधु प्रदेश है ना, इसको ऋग्वेद में देवकृत योनि, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पॉइंट है, ठीक है ना, देवकृत योनि, ठीक है। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद ना, इन्होंने ये बात कही है कि सब सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोग थे, जिन्होंने देवासुर से संग्राम किया और देव जीते, और ये देव ना जीते ना, तो यही आर्य थे और इन्होंने इस सभ्यता का विकास किया। ये कौन कहते हैं, अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, ठीक है। दोस्तों बहुत ही डीपली नोट्स बनाए हैं मैंने, ये नोट्स आपको एक भी परसेंट छूटने नहीं देगा, ठीक है। आप अच्छी तरीके से गहराई से पढ़िएगा, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, और नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। देवी का प्रदेश है ये मुल्तान में पड़ता है। तो जो डीएस जो त्रिवेदी है और जो देवी का नदी के किनारे, और डीएस त्रिवेदी इन्होंने मत दिया है कि ये देवी का प्रदेश के थे, मुल्तान के रहने वाले थे ये लोग। और जो ब्रह्मऋषि प्रदेश है, एक ब्रह्मऋषि देश है, जैसे कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूर्यसेन, ये महाजनपद हुआ करते थे। तो इन महाजनपदों को मिलाकर के ये एक प्रदेश बना हुआ था, ब्रह्मऋषि प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो मत है वो गंगानाथ झा ने दिया है। गंगानाथ झा ये बोलते हैं कि ये ब्रह्मऋषि प्रदेश के थे, और ये सरस्वती नदी किनारे, ठीक है। सरस्वती नदी राजस्थान में भी होकर जाती थी, तो ये भी तो हो चुकी है, तो इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है, ब्रह्मऋषि प्रदेश। फिर कुछ लोग जैसे एलडी जो कल्ला है वो कहते हैं कि ये कश्मीर के रहने वाले थे, और एमपी मतलब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, राजबली पांडे बोलते हैं। तो ये भी मत देख लिया हमने। अब देखते हैं सब सिंधु प्रदेश है 7 नदियों का प्रदेश है, जैसे सिंधु नदी होगी, इसमें शामिल थी सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी को उससे जो वैदिक काल है ना, वैदिक युग में इसको दृश्यवती कहा गया है, ठीक है। सरस्वती को व्यास है, व्यास को विपाशा कहा गया है। चिनाब है, चिनाब को जो अस्किनी कहा गया है, अस्किनी, ठीक है। रावी को पुरुषनी कहा गया है। झेलम को वित्सता कहा गया है, और सतलज को शतुद्री कहा गया है। तो ये नदियों के नाम याद रखिएगा, यानी वैदिक युग में इन नदियों को क्या नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेदिक इंडिया है, अविनाश चंद्र ने लिखी, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है ऋग्वेदिक इंडिया, जो अविनाश चंद्र ने लिखी है। उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या देखा अभी, अभी देखते हैं वो सब सिंधु प्रदेश वाली बात कंप्लीट करी। अभी देखते हैं उत्तरी ध्रुव, यानी जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदांस, इसमें ये पुस्तक इन बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर यूरोप से बात की है। यूरोप का मत है ना वो एक तो गाइल्स ने दिया है। अब गाइल्स है ये बोलते हैं कि अंग्रेज से आए थे ये। पेंका हर्ट है ना, ये बोलते हैं कि ये स्कैंडिनेवियन प्रदेश से आए, और स्कैंडिनेवियन जो प्रदेश है ये नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन को मिलाकर एक प्रदेश हुआ करता था, ये बोलते हैं पेंका हर्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चाइल्ड, यानी गार्डन चाइल्ड और जो नेहरिंग है वो बोलते हैं ये रूस से आए थे। अब यूक्रेन से मिले मध्यमान आधार पर, यानी यूक्रेन से मध्यमान प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर ये जो अनुमान लगाया जाता है कि ये रूस से आए होंगे। फिर मॉर्गन है वो बोलते हैं कि साइबेरिया से आए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये गाइल्स है ना, ये ठीक है, ये गाइल्स बोलते हैं
हंगरी से आए थे। तो गाइस हंगरी के जो डेन्यूब नदी है के किनारे से मतलब ये लोग आए थे और ये समुद्र से अपरिचित थे, ये गाइस कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन प्रदेश है आर्यों की शारीरिक संरचना के आधार पर इसका माना जाता है। प्रियंका बेहर्ट ने कहा कि ये स्कैंडिनेवियन प्रदेश से आए थे और नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि एशिया के अन्य भागों से आए थे। तो वो जैसे देखते हैं कि दयानंद सरस्वती व्यापार जी थे ना, ये बोलते हैं कि तिब्बत से आए थे, जो आर्य लोग हैं ये तिब्बत से आए थे। अब ये मध्य एशिया, ये बहुत ही अच्छा और याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा जरूर, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मध्य एशिया से आए थे, ये सब मान्य मत है, ठीक है। जेजी रोड्स है, उन्होंने 1820 में कहा कि ये बैक्टीरिया प्रदेश से आए थे, बैक्टीरिया प्रदेश, ठीक है, बैक्टीरिया मध्य एशिया में पड़ता है, ठीक है। मिक्स समुद्र 1859 एशिया उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया है इसने, ठीक है। कैस्पियन सागर से जो शेष है वो बोलते हैं कि कैस्पियन सागर से आए थे। किर्गिस्तान है ना, ये किर्गिस्तान से आने का जो प्रमाण देते हैं वो देते हैं ब्रेंडस्टाइन, ठीक है, ब्रेंडस्टाइन। पामीर के पठार से आए, इसका मत है वो देते हैं मेयर कीथ जो ओल्डनबर्ग है, ये कहते हैं कि पामीर के पठार से आए थे। अब काला सागर से ये बोलते हैं, ये सॉरी ये मिटा दीजिएगा, ये नहीं होगा, बेन के, ठीक है, बेन के कहते हैं कि काला सागर से आए थे ये। तुर्कमेनिस्तान है ना, यहाँ से आने का जो प्रमाण देते हैं वो देते हैं माल्टेज जो हर्जफील्ड है, वो कहते हैं कि ये तुर्कमेनिस्तान से आए थे, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमने कर दिया कि जो आर्य लोग वो कहाँ से आए थे। अब हम देखते हैं जो आर्यों का जो विस्तार था वो किस प्रकार से बांटा है और कहाँ तक इन्होंने अपना जो विस्तार किया, ठीक है। तो ये कैसे आए थे, ये अनार्यों, ठीक है, जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य बोलते थे। दस्यु यानी दास लोग जैसे संघर्ष करे पणि व्यापारी। अब देखिए आर्य लोग हैं, जैसे आर्य आए तो यहाँ पर जो सामान्य जनता रहती थी ना वो अनार्य बोलते थे उनको। तो अनार्यों और जो दास लोग थे यानी जो हाड़ी वगैरह जो नीचे जाति के लोग थे, दास थे, उनको दस्यु कहा गया है। तो दास लोग थे और पणि व्यापारी को कहा जाता था। इन लोगों से संघर्ष किया इन्होंने, ठीक है, इन लोगों से संघर्ष करके यहाँ पर ये अपना अधिकार जमाया। फिर जो आर्य स्थापित हुए और आर्य आपस में भी लड़े, आपस में इनके मध्य युद्ध हुआ। इसके बावजूद ये है ना अपने जो इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने अपना यहाँ पर शासन स्थापित किया। अब देखते हैं कहाँ तक थे, तो कहाँ तक, तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के देखिए कौन कौन से क्षेत्र थे, पंजाब, हरियाणा और जैसे यमुना क्षेत्र है ना, उनके जो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ। अब आर्य ना, तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जो वैदिक सभ्यता है उसका जो स्वरूप है और इसका विस्तार इसका हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के विभिन्न मत है वो देखिए और उसका स्वरूप देखिए, ठीक है, ये कहाँ तक फैली हुई थी। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो आर्य संघर्ष है, आर्य संघर्ष है वो सब है एक मैपिंग के थ्रू, 10 युद्ध वगैरह आर्यों का विस्तार है, ये सब है एक मैपिंग के थ्रू अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।